गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब हम लोगों ने लास्ट सेशन में हम लोग चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने बच्चे लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया पेडिग्री एनालिसिस। वी वर ऑन पेज नंबर 88 एनसीईआरटी बुक। ठीक है, हम लोगों ने बहुत ब्रीफ में डिस्कशन किया था। पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस में मैंने बताया था ट्रेसिंग ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेट को ट्रेस करने को आप बोलते हो पेडिग्री इनहेरिटेंस ओवर द फैमिली इन द फैमिली। फॉर एग्जांपल बच्चे, एक ट्रेट आपका डोमिनेंट है, एक ट्रेट आपका रिसेसिव आता है। अब हम ये चीज जानते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमेशा एक ट्रेट जो डोमिनेंट है वो डोमिनेंसी शो करता है और एक हमेशा रिसेसिव में जाता है। लेकिन अगर बच्चे मैं इसको ध्यान से देखूं तो कभी ना कभी किन जनरेशंस के बाद वो रिसेसिव ट्रेट कभी क्या पता डोमिनेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है जो क्लास में बहुत वीक है, इतना ज्यादा उसका वो नहीं है फिलहाल, उसका थोड़ा सा लेवल ठीक है, बट क्या पता वो बच्चा AIPMT क्रैक कर जाए किसी मोमेंट पे, क्या पता उसका एम्स में सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे आप एग्जांपल्स देते हैं जिनके CBSE में बोर्ड्स में बहुत कम नंबर रह जाते हैं। बट अगर मैं उनकी बात करूं एंट्रेंस लेवल की, तो एंट्रेंस लेवल में CBSE लेवल से ज्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। तो इन द सेम मैनर अगर मैं बच्चे बात करती हूँ पेडिग्री एनालिसिस की, तो बेटे दो ट्रेट्स तो आपके जेनेटिक जीन्स में होते ही होते हैं। एक ट्रेट को आप बोलते हो रिसेसिव और एक ट्रेट को आप बोलते हो डोमिनेंट। लेकिन कुछ आफ्टर जनरेशंस के बाद भी अगर वो रिसेसिव ट्रेट डोमिनेंसी शो करे, फॉर एग्जांपल मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को मेरे बीपी की प्रॉब्लम थी, उसके बाद ये ट्रेट कहीं भी शो नहीं हुआ। मेरे ग्रैंडफादर को कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे फादर को कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद वाला मेरे को थोड़ी थोड़ी उभरने लगी बीपी की प्रॉब्लम, तो मैं डॉक्टर के पास गई। फिर मुझे डॉक्टर ने बताया कि फिर डॉक्टर ने ऐसे ही पेडिग्री एनालिसिस चार्ट किया कि एटलीस्ट प्रॉब्लम आई कहां से है, ये ट्रेस आया कहां से है जीन में, या तो ये ज्योग्राफिकल अडेप्टेशन हो सकती है। फिर मैंने बताया कि नहीं, शायद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने बताया कि ओके आपको भी बीपी की प्रॉब्लम है और आपको भी बीपी की प्रॉब्लम बन सकती है, बिकॉज दिस ट्रेट, द पर्टिकुलर ट्रेट दैट वी आर ट्रेसिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम इज शोइंग डोमिनेंसी इन योर कैरेक्टर, इन योर बीइंग। तो इस वजह से मुझे ये पता चला कि ओके आई एम फाइन, मेरे को भी बीपी की प्रॉब्लम है, मेरे को डायबिटीज हो सकती है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज थोड़ा सा हो सकता है। सो इट इज द पेडिग्री एनालिसिस। अब हम लोग बच्चे बात करते हैं आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर। मैं मेंडेलियन डिसऑर्डर पे बात करती हूं। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर पे बात करने से पहले मैं बात करती हूँ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते क्या है? सबसे पहले तो बेटे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं ठीक है, वो डिसऑर्डर्स या दैट disorders which are due to genetic materials, किसी जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स, जीन्स के गलत कॉम्बिनेशन की वजह से हो गए हैं। गलत कॉम्बिनेशन को आप म्यूटेशंस भी कहते हैं, बट म्यूटेशंस के बहुत अलग भी फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और वो जीन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटिज्म की बात करूं, ऑटिज्म एक ऐसा कैरेक्टर है कि ना ग्रेट ग्रैंडफादर को था, ना मतलब मेरे पूरे एंसेस्टर में, मेरी पूरी हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में मेरे किसी को भी ऑटिज्म नहीं था, बट सडनली माय चाइल्ड इज ऑटिस्टिक। ठीक है, व्हाई इट इज सो? क्यों ऐसा है? बिकॉज मेरे जीन्स में गलत म्यूटेशंस नहीं हुई है। ठीक है, अब आपने म्यूटेशंस नहीं हुए, मेरे जीन्स का वो कैरेक्टर ने उस चीज को ऐसा कर लिया, वो इट इज लाइक दैट ओनली। ठीक है, अब अगर आपने एक मूवी देखी थी देखी थी,
वो अमिताभ बच्चन की मूवी थी। तो उस मूवी में बेटे जो अमिताभ बच्चन जी थे वो उन्होंने पूरा गेटअप चेंज किया था। वो मतलब उन्होंने ये दिखाया था कि एक 12 ईयर ओल्ड की फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल ग्रोथ हो रही है बहुत दुगनी तरीके से, बट एज कंपेयर टू उसकी मेंटल ग्रोथ स्टेबल है, बट फिजिकल ग्रोथ उसकी स्टेबल नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ द जीन्स ओनली। इट इज रिलेटेड टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। अब जेनेटिक डिसऑर्डर की मैं बात करूं तो बहुत सारी और बीमारियां विच इज रिलेटेड टू जीन्स। किडनीज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कभी कभी किसी किन्हीं किन्हीं ऑर्गेनिजम्स के, या हम लोग बात करते हैं किन्हीं किन्हीं के बिल्कुल बाल नहीं होते शरीर पे, किन्हीं किन्हीं के बहुत ज्यादा बाल होते हैं शरीर पे। इट कैन बी ड्यू टू द हार्मोनल फैक्टर टू, बट जेनेटिक रोल प्लेज एन इम्पोर्टेंट टू। आईक्यूज हम लोग जेनेटिक से कि अगर ठीक है फादर का आईक्यू इतना अच्छा नहीं है, सो है, तन बदर जो बच्चे का आईक्यू होगा हम लोग एवरेज मान के चलते हैं, उसका भी एवरेज ही होगा। बट अगर मैं कहूंगी कोई आइंस्टाइन का बच्चा है तो ऑब्वियसली वो आइंस्टाइन ही होगा इन सेम वे। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात करें तो वो डिसऑर्डर्स जो बेसिकली जीन से रिलेटेड है, आपके क्रोमोसोम्स के, आपके जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक है, कोई मॉर्फोलॉजिकल से नहीं, कोई ऑर्गन ठप नहीं, कुछ नहीं, आपके डायरेक्टली जीन से रिलेटेड है। आपने उन ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो वो ऑर्गेनिजम्स आपके जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएंगे, ठीक है। अब जेनेटिक और डिसऑर्डर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। broadly classified into two groups, ठीक है। दो ग्रुप्स में दो टाइप्स के डिसऑर्डर हैं, इनटू टू टाइप्स यू कैन से। एक होता है बच्चे, एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में दो ग्रुप्स कर लेते हैं आप। एक को बोलते हो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, एक बोलते हो मेंडल डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर। दो टाइप्स के डिसऑर्डर्स हैं बेटे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। अब सबसे पहले ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, these disorders या the disorderic character transmitted from parent to offspring on same lines, or principles, you can say principles we have discussed or studied, ठीक है। जो हमने लास्ट हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑल दैट स्टफ। तो बेटे वो जो हम लोगों ने प्रिंसिपल्स पढ़े, प्रिंसिपल्स ऑफ डोमिनेंसी, प्रिंसिपल ऑफ दैट कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ असॉर्टमेंट, ये सारे हम लोगों ने कैरेक्टर करे, ये सारे भी उन्हीं प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और दीज आर जेनेटिकल डिसऑर्डर्स जो भी उसी हिसाब से पास ऑन होते हैं, एक पेरेंट में और एक ऑफस्प्रिंग के बीच में, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर traced in a family by पेडिग्री एनालिसिस, बट हम लोग इसको ट्रेस कर सकते हैं पेडिग्री, क्योंकि एक यूनिफॉर्म सीक्वेंस शो करती है एनालिसिस, ठीक है। एंड प्रिवेलेंट, an example, prevalent या most common you can say, मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी भी बात करती है, उसको आप बोल देंगे हीमोफीलिया,
वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन जरूर फॉर्म होता है, हर साल इस पे क्वेश्चन जरूर फॉर्म होता है। हीमोफीलिया, cystic, other are cystic fibrosis, sickle cell, you can add on that, ये very important है। sickle cell anemia बहुत important है, sickle cell anemia ये भी बहुत important है, and color blindness। कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, ठीक है। अच्छा बेटे, थैलेसीमिया की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में बैक में, ठीक है, एनसीईआरटी में बैक में आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी में बैक में आपका सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रेजेंट है, जिसमें यूनिट, इसमें आपको ब्रीफली थैलेसीमिया के बारे में दिया हुआ है इस पेज में, दैट इज पेज नंबर 289। इस पेज में बेसिकली थैलेसीमिया के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो थैलेसीमिया है उसके बारे में आपको बताया हुआ है, बट आफ्टर द एंड ऑफ द मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस चैप्टर वी विल डिस्कस द सप्लीमेंट्री मटेरियल और इन बिटवीन। बट फिलहाल आप लोगों को इसको रीड करना है, क्योंकि 5 to 8 मार्क्स का एक टाइम पे क्वेश्चन बना था जब सीबीएसई ने अचानक से इस पार्ट ऑफ द टॉपिक पे क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है, किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ये जो सप्लीमेंट्री मटेरियल पीछे बुक्स में दिया हुआ है इसको भी पढ़ लेना चाहिए, फायदा हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं ब्रीफली बात करूं तो हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं करने वाली हूं तो बेटे वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं डिस्कस करती हूं तो वो दो डिसऑर्डर्स पे बेसिकली रिवॉल्व करूंगी, दैट इज आपका सिकल सेल एनीमिया एंड हीमोफीलिया, ठीक है। दो टॉपिक्स पे करूंगी, एक मैं बात करती हूँ हीमोफीलिया। अब सबसे पहले तो फिला मतलब होता है लविंग, हीमोफिला, एंड हीमो का मतलब होता है हीमोग्लोबिन। तो मतलब इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ हीमोग्लोबिन से रिलेटेड बीमारी होगी। हीमोफीलिया मतलब कोई हीमोग्लोबिन से रिलेटेड बीमारी होगी। अब आप कहोगे मैम ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको हीमोग्लोबिन बड़ा प्यारा है, मतलब ये वो बीमारी है जो कि स्पेसिफिकली आपकी हीमोग्लोबिन में पाई जाती है, विच इज द रिजल्ट ऑफ द जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो है ये। अब ये अगर आपके पास हीमोफीलिया के बारे में लिखना आ जाएगा तो सबसे पहले आप बोलेंगे दिस इज द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। अब दिस इज द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। अब सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर आपका रिसेसिव है या फिर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है ये। अब ये दो तरीके के सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। अगर मैं रिसेसिव की बात करूं तो मतलब कि ये जो जीन्स में था, रिसेसिव जीन्स में था और अचानक से उसको डोमिनेंट हो गया है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ डोमिनेंट की तो मतलब ये ट्रेट डोमिनेंट जो भी पार्टनर होगा वो शो करता चला जा रहा है और यही ट्रेट डोमिनेंट कर रहा है, तो ठीक है। तो इट इज द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है। तो अब आप उसको क्रोमोसोम का नाम बताएंगे कि किसमें ये डोमिनेंट कैरेक्टर डिसऑर्डर है या नहीं, ठीक है। सो सेक्स लिंक में दो आ जाते हैं बेटा, एक आ जाता है आपका डोमिनेंट और बच्चे एक आ जाता है आपका रिसेसिव। तो अब जो आपका हीमोफीलिया है ये है रिसेसिव, एक्स लिंक्ड, एक्स इज योर क्रोमोसोम, सेक्स लिंक क्रोम, एक्स लिंक्ड रिसेसिव sex disorder, या you can say disorder only, ठीक है, या genetic disorder, you can probably add it like that, okay.
So it is the X-linked recessive genetic disorder, that is carrier कौन हुआ? फीमेल्स. X तो फीमेल्स के पास ही होता है, मेल्स के पास भी होता है, बट अगर मैं बोलती XY या अगर मैं डोमिनेंट कह देती तो इट कैन बी द मेल, बट मैंने रिसेसिव बोला है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. ठीक है, तो इट इज फीमेल, दैट इज फीमेल इज द कैरियर. ट्रांसमिशन जो रहेगा, ठीक है, वो एक्स क्रोमोसोम्स पे रहेगा. ट्रांसमिशन फ्रॉम फीमेल टू मेल प्रोजेनी. ट्रांसमिशन फ्रॉम फीमेल टू मेल प्रोजेनी. अब इस चीज का क्या मतलब है, सोचो जरा कि ये मैं अगर चीज बोल रही हूं कि ट्रांसमिशन ऑफ फीमेल, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फीमेल मेल प्रोजेनी, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बच्चे, या मैं हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं. 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. एंड हाउ यू गोना राइट दैट इट इज सेक्स लिंक्ड X chromosome, you can add on chromosome recessive disorder or disease. ठीक है, ट्रांसमिशन. अब ट्रांसमिशन में फ्रॉम unaffected female, unaffected carrier female to some male progeny. मतलब क्या किया कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक मदर में ये है हीमोफीलिया एंड फीमेल मेल में भी है, तो अब ये एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा. ठीक है, ये जो एक कैरेक्टर होगा ये इसमें भी जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एक ग्राफ बनाने लगी, ठीक है, and you're gonna draw a graph like that. ठीक है, तो it is like X and X. It is like X and X. It is like X and Y. And it is like X and Y. तो ये जो X और Y बना, ठीक है, ये जो X Y बना, तो ये किसमें ट्रांसफर हो गया? मेल में, मेल प्रोजेनी में भी चला गया. ये कैरियर मतलब रिसेसिव में सही डोमिनेंट नहीं हुआ तो, बट मेल पैरी में चला गया. तो अब इस बीमारी में बेसिकली होता क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम कि हमेशा ये इसको फीमेल ही कैरी करती है और पास करती है. और ऑब्वियसली हम लोग ने कई जगह बात की कि ये जो कैरेक्टर होता है रिसेसिव में रहता है, बट ये चीज कब शो हो जाए, कब डोमिनेंसी ट्रेट कर ले, कुछ पता नहीं होता. ठीक है, तो ये एक अनअफेक्टेड फीमेल, अब उसमें वो ट्रेट नहीं है बट उसमें वो ट्रेट रिसेसिव तो है. समझ में आ रही है? एक फीमेल है, उसमें हीमोफीलिया का जेनेटिक कैरेक्टर है, लेकिन वो उस चीज से भी फिलहाल अफेक्टेड नहीं है क्योंकि वो जेनेटिक ट्रेट रिसेसिव में है. अब वो अगर मेल प्रोजेनी को वो चीज पास कर रही है और आगे वाले जनरेशन में उस मेल प्रोजेनी का जो ऑफस्प्रिंग्स हुए उसमें ये ट्रेट पेक्यूलियरली एक्सप्रेस हो गया, देन इट इज द फीमेल एक्स. मतलब हमेशा एक्स कैरेक्टर के साथ जुड़ा रहेगा, क्या वाई के साथ तो जुड़ेगा नहीं, तो एक्स कैरेक्टर के साथ होगा. होता क्या है हीमोफीलिया डिजीज में? हीमोफीलिया में होता है अ सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट of cascade
protein involved in clotting of blood is affected। अब हम लोग कह देते हैं कि ब्लड में 12 फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अब उसमें प्रोटीन्स प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल में क्या होता है, जो ये प्रोटीन्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में ब्लड की क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चोट लगी, उस टाइम पे खुरन खुरन सी बन जाती है, ब्लड कोगुलेट हो जाता है। हाउ? बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स रिलीज होते हैं, उस जगह कोगुलेशन ऑफ ब्लड स्टार्ट हो जाता है। इट्स अ सीरीज ऑफ स्टेप बेसिकली। लेकिन अगर मैं बात करूं कि वो जो प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में, अब ब्लड क्लॉटिंग हुई और अगर वो क्लॉट ही नहीं कर पा रहे हैं ब्लड को, तो क्या फायदा हुआ? सो उसमें उनमें से कोई एक प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन फैक्टर होते हैं बच्चे, वो खराब हो जाते हैं, उनमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड क्लॉट नहीं कर पाते। ठीक है, तो इंडिविजुअल का अगर छोटा सा भी कट लग जाएगा तो खून कभी भी नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। हीमोफीलिया मतलब हीमो लविंग, हीमो लविंग मतलब हीमो को नहीं रुकने देगा, हीमो को प्रोवोक करेगा। प्रोवोक का मतलब है उसको चलने देगा। ठीक है, कभी भी उसको क्लॉट नहीं करेगा, उसमें रुकावट नहीं बनेगा। ठीक है, द हेटेरोजाइगस फीमेल, अच्छा हेटेरोजाइगस फीमेल मतलब अगर कोई भी फीमेल इस ट्रेट की वजह से, अब वो ट्रेट सिमिलरली मेल्स में भी, मेल्स फीमेल्स को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो फीमेल कैरियर, ठीक है, फॉर हीमोफीलिया transmit disease to son, वो सन में भी दे सकती है, transmit disease to son। The possibility of female, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूं देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक मदर है, ये एक्स क्रोमोसोम उसका है, ठीक है, दिस इज द कैरियर, ठीक है, ये ठीक है, अब ये एक मदर है, ठीक है, सॉरी दिस इज एक्स एक्स, दिस इज एक्स वाई, ठीक है, दिस इज द मदर, कैरियर मदर फीमेल, दिस इज द फादर, ठीक है, और यू कैन से मेल। अब अगर मैं इसका क्रॉस बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस बनाऊं तो मैंने जैसे ऊपर क्रॉस बनाया था वैसा ही एक क्रॉस बनेगा कि oh sorry, I'll redraw x
एंड एक्स। ठीक है, now it is like x and y. This is the female which is carrier. ठीक है, x और एक x, सिंपल सा इसमें x और x आ जाएगा, इसमें y और एक x, इसमें सिंपल सा x और x चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, 50% चांसेस उसके बनेंगे, 50% चांसेस उसके बनेंगे। मतलब आपके जो x के क्रोमोसोम्स थे वो देखो कितने सारे थे, 1 2 3 4, आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम्स आपके, 4 क्रोमोसोम्स x के, 1 2 3 4 5 6 क्रोमोसोम्स में से 1 2 3 4 क्रोमोसोम्स अनअफेक्टेड थे। समझ में आई? और आउट ऑफ 6 क्रोमोसोम्स सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स अफेक्टेड है। तो प्रोबेबिलिटी रेशियो फीमेल्स को अफेक्ट करने की कम हो गई कम। लेकिन अगर मैं बात करूं Y की, तो Y कितने थे बेटे, Y के 2 थे। ठीक है, जिनके साथ Y जुड़ा हुआ था, Y के 2 थे ना, मतलब एक तो एक x ये लग गया और एक x ये लग गया, एक इसने इसको किया, एक ने। अब Y के 2 थे और जिसमें से एक था अफेक्टेड वाला। ठीक है, Y के 2 थे जिसमें एक था अफेक्टेड वाला, उसके भी 2, देखो सबके 2 थे जिसमें एक अफेक्टेड था ही था। लेकिन जो मेल्स के पास थे उसमें भी तो एक्स क्रोमोसोम होता है, वो प्योरली वाई क्रोमोसोम्स थोड़ी होते हैं। एक उसमें एक्स क्रोमोसोम था ना, ये 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें 2 जो क्रोमोसोम्स थे वो तो ठीक है, लेकिन एक क्रोमोसोम्स थे, मतलब आउट ऑफ 2 एक्स क्रोमोसोम एक एक्स क्रोमोसोम्स तो अनअफेक्टेड था ना, एक क्रोमोसोम अफेक्टेड था, तो मतलब रेशियो इज, फॉर मेल में तो ये डिजीज जरूर जाएगा ही जाएगा। और अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल बहुत लेस होती है इसमें। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगी द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज रेयर। ठीक है, क्योंकि ऊपर देखो क्योंकि अब जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो बने बेटे x और y। ठीक है, और बने x और y, एक कॉम्बिनेशन ये बने x और y। ठीक है, एक बने x और y, एक बने x और y। ठीक है, एक इसमें कॉम्बिनेशन बने x और x। ठीक है, ये एक्स वाई कॉम्बिनेशन बन गए, एक बने x और s और एक बने x और x। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इसमें अगर मैं कह रही हूं x और y, आधे मेल्स के पास ये होगा और आधे मेल्स के पास अच्छे होंगे, मतलब अनअल्टर्ड होंगे, और ऐसे ही आधे मेल्स के पास ये होगा और आधे फीमेल्स के पास ये होगा। ठीक है, अगर ये दोनों उसके पास जीन्स हैं, अगर ये है कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऐसे। अब अगर ये कॉम्बिनेशन है तो क्या पता ये इसके साथ जाए, क्या पता ये इसके साथ जाए, क्या पता ये इसके साथ जाए, ये इसके साथ जाए, ये इसके साथ जाए। ठीक है, तो फीमेल, द प्रोबेबिलिटी विल बी डिक्रीज फॉर फीमेल, क्योंकि मेल्स तो जाएगा ही जाएगा। मेल्स एक तो ये बना हुआ है,
एक ये बन जाएगा, एक इसके साथ बनेगा, एक इसके साथ बनेगा, ये भी इसके साथ करेगा। सो द रेशियो ऑफ द रेशियो विल बी इंक्रीज्ड फॉर मेल्स। ठीक है, इसमें मोस्टली मेल्स ही अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं, अब एक चीज और होती है कि द फैमिली, अब ये सबसे पहले ये डिजीज किसमें दिखा था, द फैमिली पेडिग्री यू कैन से, जिसका नाम था क्वीन विक्टोरिया, जिसमें नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स मिले थे क्योंकि शी वॉज द कैरियर, बिकॉज शी वॉज अ कैरियर। ठीक है, बहुत ज्यादा कैरेक्टर स्केच इनके पाए जाए गए थे इन फैमिली में, बिकॉज शी वॉज द कैरियर एट दैट टाइम, शी वॉज हीमोफिलिक, सो दैट्स व्हाई हर प्रोजेनी आफ्टर सो ऑन वॉज अफेक्टेड टू द डिजीज। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। अच्छा, सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी की शेप होती है, रेड ब्लड सेल की शेप अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोजोम। ये कैसी ही डिजीज है, पहले तो इसके कैरेक्टर के, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। दिस इज नॉट द सेक्स रिसेसिव ट्रेट, इट इज द ऑटोजोम रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग when both partners are carrier। जब दोनों पार्टनर, ऑटोजोम्स में मतलब उसके पास भी वही होंगे और उसके पास भी वही होंगे। ऑटोजोम्स मतलब होता है एक्सेप्ट द सेक्स लिंक, दोनों में वो होंगे। तो मतलब जितने 21 पेयर में से एक पेयर अफेक्टेड होगा, तो अगर 21 में से तभी पास ऑन होगा, वरना पास ऑन नहीं होगा चाइल्ड को, क्योंकि वो रिसेसिव ट्रेट में चला जाएगा। ठीक है, जब दोनों ही कैरियर होंगे तभी ये जो डिजीज है ये आगे पास ऑन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, और हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये जो डिजीज है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल एलील। ठीक है, controlled by single allele, that is HBA or HBS you can say, out of 3 possible genotypes ये डिजीज सिर्फ उसको होगा जिसके पास ये होंगे दोनों। ठीक है, HBS, HBS, HBS। ठीक है, शो द डिजीज फिनोटाइप अपीयर्स इफेक्टिवली अनअफेक्टेड। ठीक है, ये जिनमें जीनोटाइप्स होंगी, द स्पीशीज विल बी अफेक्टेड विद दैट सिकल सेल एनीमिया। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट में भी बात करेंगे। बेटा इसमें क्या होता है, जो आरबीसीज की कोडिंग होती है ना, जैसे ग्लूटामिक कोडिंग, ग्लूटामिक एसिड होता है, वो रिप्लेस्ड हो जाता है, दैट वाज रिप्लेस्ड बेसिकली इन सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है, ठीक है, जो कोडिंग होती है ग्लूटामिक एसिड की, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह बात करेंगे, तब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में। ग्लूटामिक एसिड वाज रिप्लेस्ड बाय वेल्विक एसिड। ठीक है, ये इसको सिकल सेल एनीमिया में दिस वाज ग्लूटामिक एसिड वाज रिप्लेस्ड बाय वेलाइन एसिड या वेल्विनिक एसिड। ठीक है, इसकी जगह ये वाला ग्रुप आ जाता है, ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है कोडिंग में। दैट्स व्हाई जो शेप ऑफ द सेल है वो होनी चाहिए थी राउंड, बट वो हो जाती है सिकल सेल ऐसे, जिसकी वजह से सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है हीमोग्लोबिन टू कैरी। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कीटोन्यूरिया की। ठीक है, कीटोन्यूरिया की बात करते हैं बेटे। ये बेसिकली डिजीज है जो कि इनबॉर्न्स में ज्यादा होता है। ठीक है, दिस इज एन इनबॉर्न एरर। फिनाइल कीटोन्यूरिया is an inborn error of metabolism, as an inborn error of metabolism, also known as मेटाबॉलिज्म का डिजीज है, ऑल्सो नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का मतलब होता है बच्चे कि ऐसा डिजीज है बेसिकली ये कि रिसेसिव ट्रेट से लिंक्ड है। इसमें कोई डोमिनेंट ट्रेट नहीं है कि यही डोमिनेंट हो रहा है, यही हो रहा है। इट इज एन ऑटोसोमल, मतलब एक्सेप्ट द सेक्स क्रोमोसोम किसी और क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक इसमें एंजाइम होती है जिसको एंजाइम का नाम होता है फिलानिन। ठीक है, फिलानिन वो नहीं होती, विच इज एब्सेंट। ठीक है, विच इज एब्सेंट के कारण बेटे ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट कन्वर्ट्स अमाइनो एसिड्स। ये एंजाइम अमाइनो एसिड फिनाइलिन को चेंज करती है टायरोसिन में। ठीक है, ये पेनक्रियाज बनाती है बेसिकली। पेनक्रियाज के पास फिनाइल एनीन नाम की एंजाइम होती है एक, जो कि क्या करती है, अमाइनो एसिड्स को टायरोसिन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, एक तरह से एक्टिवेट करती है, वो एक्टिवेटर नहीं होते। ठीक है, बेसिकली इसको मैं थोड़ा लिख देती हूं। lack the enzyme, ठीक है, जिसका नाम है ठीक है, एक नाम होती है फिनाइल टायरोएज। ठीक है, ये एंजाइम होती है। ये एंजाइम क्या करती है बच्चे, कन्वर्ट्स फिनाइल एलिनीन, ठीक है, दैट्स अमाइनो एसिड्स फिनाइल एलिनीन टू टायरोसिन, जिसकी वजह से जब ये नहीं होती, ये एंजाइम ही इस पे काम करके इसको टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं करेगी, तो ये जो फिनाइल एलिनीन है दैट्स गेट एक्यूमुलेटेड and converted into phenyl pyruvic acid and derivatives। ठीक है, और अगर ये बन गया प्रोडक्ट तो ब्रेन रिटार्डेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स, किडनीज डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, so this is all about the phenylketonuria. This is because of the absence of one enzyme which is very important to convert amino acids alanine, amino acid phenylalanine to tyrosine, which is also, this is the lacks in the absence, this is the lack of the enzyme of pancreas जो ये करती हैं और उसकी वजह से ये सारी बीमारी
हो जाती है इन द infants metabolism basically. Now let's start with the last topic of the chapter, that is chromosomal disorders. बच्चे chromosomal disorders की अगर मैं बात करूं तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में बेसिकली वो सारे डिसऑर्डर्स की बात करती हूँ, वो सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करती हूँ जो कि क्रोमोसोम से जुड़े हुए हैं। क्रोमोसोम्स के नंबर बढ़ने से, क्रोमोसोम्स के नंबर डिक्रीज होने से ये सारे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी की। इसमें होता है बच्चे फेलियर of segregations of chromatids during cell division in the gain और लॉस ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, उसको बोल देते हैं डिफेक्ट्स, जिसको आप बोल रहे हो एनीप्लॉइडी। ठीक है, अब सबसे पहला अगर मैंने बात बोली, ठीक है, सबसे पहले आपका ये वाला जो एनीप्लॉइडी है, दैट रिजल्ट्स इन वन डिजीज that is called Down syndrome. Very important, very famous Down syndrome. अब बच्चे Down syndrome results in gaining या gain of extra copy of chromosome. ठीक है, ऐसी एक टर्नर सिंड्रोम्स है which results in loss of an X chromosome in human females। सिर्फ फीमेल्स की बात हो रही है इसमें। फीमेल्स के अंदर X क्रोमोसोम नेगेटिव मतलब एब्सेंट हो जाता है, एक क्रोमोसोम, जैसे 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है ना, एक एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम बता है। डाउन सिंड्रोम में बते एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, जिसकी वजह से फेलियर ऑफ cytokinesis after telophase stage। टीलोफेज स्टेज के बाद बेटे सेल टूटता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है सेल, या यू कैन से साइटोप्लाज्म डिवीजन होती है। ठीक है, 11th क्लास में आपने करा होगा साइटोप्लाज्म डिवीजन का। साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, रिजल्ट्स इन increase in whole set of chromosomes। अब अगर कभी कभी क्या होता है, टीलोफेज स्टेज के बाद पूरी साइटोप्लाज्म में एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ कॉपी बन जाती है ऑर्गेनिजम्स। उन ऑर्गेनिजम्स या उस फिनोमिना को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉली मतलब बहुत ज्यादा प्लॉइडी हो गई है, बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स में हो गई हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये प्लांट्स में देखा जाता है, मोस्ट इन द केसेस। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं 23, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे। आउट ऑफ दीज पेयर्स आर 21 पेयर्स आर ऑटोसोम्स। ठीक है, 22 रादर। ठीक है, 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम। रेयरली क्या होता है कि एक ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ना, मे बी इंक्लूड
कि क्या होता है कभी कभी बेटे कि जब ये क्रोमोसोम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि 22 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। कभी कभी क्या होता है कोई एक पेयर इंक्लूड एक्स्ट्रा हो जाता है इसमें, जैसे एक पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम है ना, ये एक पेयर एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये एक पेयर ऑफ ऑप्शन नेगेटिव या एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में ट्राइसोमी और मोनोसोमी, ठीक है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन ट्राइसोमी एंड मतलब पेयर इंक्रीज हो रहे हैं, पेयर उसमें कॉपी इंक्रीज हो रही थी, मतलब अगर आपके पास 1 है तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, इसमें आपके पास पेयर एक्स्ट्रा या लैक में जा रहा है, ठीक है। पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम, ठीक है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें इंडिविजुअल्स में डाउन सिंड्रोम्स, टर्नर सिंड्रोम्स में ऐसा देखा गया है। और एक डिजीज है जिसको आप बोलते हो क्लेनफेल्टर्स सिंड्रोम्स। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम्स में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। अब अगर डाउन सिंड्रोम की बात कर रही हूं तो डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात कर रही हूं तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बच्चे, होता है जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, मतलब एक 21 है पेयर और ऐसे ही एक और 21 पेयर की कॉपी तैयार हो गई है। दिस इज नोन एज द डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम बेटे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, एक होता है कि सिंपल एक क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहा है, एक होता है जिसमें एक कॉपी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये बेटे सबसे पहले लैंगडन ने बताया था 1866 में, 1866 में लैंगडन ने बताया था, ठीक है। इसके अफेक्ट क्या होते हैं आपको पता कैसे होता है, शॉर्ट होता है इंडिविजुअल अफेक्ट्स, शॉर्ट्स होता है, स्मॉल होता है, राउंड हेड होता है उसका बिल्कुल गोल, फ्यूरोड टंग, फ्यूरोड मतलब जो टंग होती है वो फ्लैट होती है, यू फर टाइप्स की होती है, ये जो हमारी जैसे फ्लैट है ना उसकी ऐसे होती है, ऐसे ये मुड़ी हुई होती है, दिस इज अंदर की तरफ एनक्लोज होती है थोड़ी सी, फ्यूरोड टंग, ब्रॉड माउथ, ब्रॉड एंड ओपन माउथ यू कैन से, खुला हुआ होता है मुंह, हमेशा मुंह ऐसे खुला हुआ होता है, ठीक है। उसको फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल रिटार्डनेस होती है पेशेंट में, ठीक है, मेंटल रिटार्डनेस एंड साइकोमोटर होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेल्सेंटर क्लिनफेल्टर डिजीज या सिंड्रोम। उसमें क्या होता है, जेनेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, रिजल्टिंग इन आपके पास 46 होते हैं ना तो 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, दैट इज ट्रिपल एक्स।
इसमें मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, स्टेराइल फीचर्स होते हैं, ठीक है, स्टेराइल फीचर्स होते हैं, गायनोकोमेस्टिया, वेजाइनल इन डेवलपमेंट्स होते हैं, बने नहीं होते हैं, ब्रेस्ट नहीं बनी होती हैं फुल्ली, ठीक है, ये सारे होते हैं। लास्ट इज योर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में बेटा such disorder is due to absence of one X chromosome, मतलब लैक होता है, दैट इज अगर आपके 46 क्रोमोसोम है तो 1 क्रोमोसोम कर दो तो 45 क्रोमोसोम, ठीक है। सच फीमेल्स, बेसिकली ये फीमेल्स में होता है क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम होगा तो फीमेल ही होगा। सच फीमेल्स स्टेराइल एज ओवरीज आर rudimentary, lack secondary sexual character, कोई उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं होंगे, हार्मोन्स डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होगी, आपका यूट्रस कैपेबल नहीं होगी किसी भी चीज के लिए, एग नहीं उसके जनरेट करेगी, जब तक एग ही नहीं जनरेट करेगी बाकी चीजों का तो मतलब ही नहीं है फीमेल कैरेक्टर के लिए। टर्नर सिंड्रोम्स में बेसिकली क्या होता है, एक क्रोमोसोम, पेयर नहीं बोल रही मैं, एक क्रोमोसोम, वन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज लैक्ड, इज एब्सेंट। इन केस ऑफ डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, एक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल 46 क्रोमोसोम है तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा, दैट इज 47। पॉलीप्लॉइडी का मतलब होता है आपके पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बन गया है, ऑटोसोमल। अगर मैं एनोप्लॉइडी की बात कर रही हूं, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम लैक कर रहा है या एब्सेंट है, ठीक है। पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब ये होता है टीलोफेज के बाद एक साइटोकाइनेसिस की फेज आती है, और वो जो साइटोकाइनेसिस की फेज आती है बच्चे टीलोफेज के बाद, तो वो जो साइटोकाइनेसिस के फेज, उसमें साइटोप्लाज्म टूट के डिवाइड होता है, और उस टाइम पे जो आपके क्रोमोसोम्स के पेयर्स बने हैं तब वहां पे सेल डिवीजन हो जाते हैं, तब तो वहां पे क्रोमोसोमल डिवीजन एक एक्स्ट्रा पेयर में कॉपी हो जाती है। होती ये है कि फॉर एग्जांपल एक सेल बना है, वो न्यूक्लियर डिवीजन खत्म होके अब वो अगर साइटोप्लाज्म टूट रहा है तो जो भी वो न्यूक्लियर डिवीजन है एक एक पेयर में चले जाएंगे, एक इस पेयर में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है 21 क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक कॉपी दूसरे सेल में एक एक्स्ट्रा कॉपी, क्योंकि मिलना तो एक ही है, तो वो एक 21 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स बना देता है, जिसकी वजह से ये सारे डिजीजेस हो जाते हैं, जैसे डाउन्स हो जाते हैं, टर्नर्स होते हैं, ठीक है, लेंसेक्टर होते हैं, ये सारे डिजीजेस हो जाते हैं। सो हियर योर चैप्टर बिकम्स ओवर। हम लोगों ने इस चैप्टर में काफी सारी चीजों के बारे में बात की। आई वॉन्ट यू टू रीड ऑल द समरी ऑफ द चैप्टर। हम लोग अभी तक जितना भी पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ, क्या आप इसकी सारी समरीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करें, इनकी समरीज आप ब्रीफ में पढ़ें। समरीज ब्रीफ में पढ़ने का मतलब है बच्चे कि आप ये पढ़ें कि इनकी जो समरीज में मेन पॉइंट्स क्या हैं, और उन टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देके उनको लर्न करें, रूट करें। दूसरी चीज अगर मैं इस चैप्टर में बात करने की कोशिश कर रहे थे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में, कि हाउ ऑर्गेनिजम्स डिवाइड होते हैं, डिवाइड में उनमें क्या क्या वेरिएशंस आती हैं, क्या क्या उनके डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब हमने जैसे जेनेटिकल और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पूछे तो क्वेश्चंस विल अराइज द डिफरेंशिएट बिटवीन द मेंडेलियन एंड द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो मेंडेलियन के डिसऑर्डर्स को आप ट्रेस कर सकते हैं बाय मेकिंग द पेडिग्री, बाय मेकिंग द पेडिग्री एनालिसिस, बट इसको आप नहीं कर सकते जेनेटिक को पेडिग्री एनालिसिस से डिटेक्ट, क्योंकि दिस इज द, ये तो किसी के साथ मतलब ये तो जनरल है, ये
धोखे से हो सकते हैं, आप इसको ऐसा कह सकते हो, धोखे से ना कहूं, आप एक तरह से अपने दिमाग में ऐसी चीज समझ सकते हो कि ये इट्स अ मिस्टेक। आप कभी कभी कह देते हो ना सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, सो इट कैन बी अ मिस्टेक, इट कैन बी अ जेनेटिक मिस्टेक, इट कैन बी द म्यूटेशन, यू कैन ऑल्सो नेम इट एज। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड इट्स प्रैक्टिसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटरी एंड वेरिएशन एंड इट्स प्रैक्टिसेस। अब प्रोजेनी जो रिजेंबल करती है वो पेरेंट से भी करती है, उसमें खुद भी ऑल्टरेशन आते हैं, एनवायरमेंटल अडॉप्टेशन भी होते हैं उस प्रोजेनी में, और उन एनवायरमेंटल अडॉप्टेशन के कारण बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और वो क्रोमोसोमल चेंजेस होते हैं, उनके साइंटिस्ट ने काफी सारे पैटर्न डिजाइन कर दिए हैं, उन पैटर्न्स को आधार मान के आप बहुत सारी चीजें चलते हैं। ठीक है, उन पैटर्न्स को आधार मान के ही हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। अब बच्चे हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन वी गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर डीएनए, इसमें बच्चे दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड यू कैन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, बच्चों को लास्ट तक समझ नहीं आता ये चैप्टर। सबसे ज्यादा मार्क्स की वेटेज आपकी 20-25 नंबर की वेटेज, अकेली ये वेटेज ये वाली है, ये जो हम लोगों ने चैप्टर्स करे हैं। और जो नेक्स्ट चैप्टर है विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, मैं इस बुक का ये कहूंगी, इस टर्म का ये चैप्टर कहूंगी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बच्चों को नहीं समझ में आता है। सो आई वॉन्ट यू टू क्लियर योर बेसिक इस चैप्टर के, ये जो हम लोगों ने इनहेरिटेंस वगैरह की बात करी है, इन वाले से आप अच्छी तरह अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं आती होंगी तो नेक्स्ट चैप्टर में जो भी हम चीजें करेंगे वो आपको समझ में उसमें भी नहीं आएंगी। सो आई वांट यू टू क्लियर योर बेसिक फर्स्ट विद दिस चैप्टर, गेट मी योर डाउट्स, लर्न द क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के क्वेश्चन से शुरुआत करें, पहले इनको सबसे पहले क्लियर करें, इनके आंसर्स बनाएं, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस कि आप इनके आंसर्स खुद लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे, देन आई सजेस्ट यू कि गो ऑन द अनदर बुक्स। ठीक है, so here's the chapter become over, just keep revising and let me know your doubts through your mails. Thank you.